मैरिज मुस्लिम लॉ में इसको अरेबिक टर्म से जाना जाता है जिसको निकाह कहा जाता है। इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस। बेलीज डाइजेस्ट ने कहा है कि निकाह का पर्पस क्या है, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। वहीं पे अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का एक केस आया जहां पे जस्टिस महमूद साहब ने ये कहा कि मैरिज जो मोहम्मडियन में होता है वो सेक्रेमेंट नहीं है, वो प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि सिने क्वा नॉन यानी कि एसेंशियल्स मुस्लिम मैरिज में क्या है। पहला आता है प्रपोजल होना चाहिए, यानी कि इजाब होना चाहिए। दूसरा कहता है अगर प्रपोजल है तो वहीं पे एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, जिसको कबूल कहा जाता है। दूसरा आता है कि पार्टीज को कंपिटेंट होना चाहिए और तीसरा कहता है कि नो लीगल डिसेबिलिटी होना चाहिए, और इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला जो है आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, इसके अंदर हम लोग अगर केस को देखते हैं तो एक राशिदा खातून वर्सेस एसके इस्लाम का केस आया। यहाँ पे जो मेल था वो फीमेल को मैरिज के लिए एश्योरेंस ही देता रह गया कि भी मैं आपके साथ शादी करूंगा, और इस प्रिटेक्स्ट पे इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता रहा, बेबी बॉर्न हो गया। और मामला जब ऐसे कोर्ट में गया कि भी अब इसकी मैरिज की वैलिडिटी देखनी है, क्या ये एज अ मैरिज कंसीडर होगा या नहीं होगा, तो ओडिशा हाई कोर्ट ने कहा कि भी मैरिज मोहम्मडियन लॉ में ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद होता है। उसके अलावा बाकी जो एसेंशियल्स है अगर वो पूरे होते हैं तो इसे एक वैलिड मैरिज माना जाता है, यानी कि सही शादी मानी जाती है। लेकिन इस केस में कहीं पर भी ऑफर एक्सेप्टेंस कहीं नहीं था, बस एश्योरेंस पे फ्यूचर में शादी करनी है और उसी बिहाफ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स था। तो इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भी ये एक वॉइड मैरिज है, तो ये एक लीगल स्टेटस पार्टीज जो है वो होल्ड नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिर आ जाता है कि भी प्रेजेंस होना चाहिए। प्रेजेंस का मतलब कि भी निकाह के टाइम पे दोनों पार्टीज का, यानी कि लड़का लड़की का आमना सामना होना चाहिए। आमना सामना का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आमने सामने ही बैठे हैं। आमने सामने का मतलब होता है कि अगर कुछ भी डिस्टेंस अपार्ट है तो उनका जो मैसेंजर है लड़के की तरफ से लड़की के लिए, लड़की के मैसेंजर लड़के के लिए, वो प्रेजेंट शो करता हो। इसी पे एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या अगर जो हम बात करते हैं मैरिज फोन कॉल पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, और आजकल जैसे कि व्हाट्सएप कॉलिंग है, स्काइपे है, ईमो है और व्हाट्सएवर जो भी मोड्स अवेलेबल है, क्या उनके द्वारा की गई शादी वैलिड कंसिडर की जा रही है या नहीं की जा रही, तो इट इज अ वैलिड मैरिज, बशर्ते वो जितने भी रिक्वेस्ट्स वैलिड मैरिज के हैं अगर वो पूरा करता हुआ है तो फिर वो वैलिड मैरिज कंसिडर होगा। वहीं पे आ जाता है वन मीटिंग का। वन मीटिंग का मतलब ये है कि अगर प्रपोजल आता है तो उसका एक्सेप्टेंस उसी टाइम उसी दिन हो जाना चाहिए। ये नहीं कि भी प्रपोजल आज दिया जा रहा है तो उसको होल्ड पे डाला जा रहा है कि भी मैं आपको 2 दिन 3 दिन के बाद सोच के बताऊंगी या मुझे करनी है या नहीं करनी। तो इट शुड बी इन अ वन मीटिंग वन गो। तीसरा कहता है यहाँ पे कि रेसिप्रोसिटी होना चाहिए। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है जो मेहर की रकम तय की जाती है। मान लीजिए अगर लड़के ने मेहर की रकम 4,000 रुपए तय करी है, लड़की यहाँ ये नहीं कहेगी एट द टाइम ऑफ मैरिज है, बिफोर मैरिज की बात नहीं हो रही है, एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात हो रही है। यहाँ पर लड़की जो है वो ये नहीं कहेगी मैं 4,000 नहीं लूंगी, मुझे तो 10,000 चाहिए, तो वो एक वैलिड मैरिज में कंसिडर नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है विटनेसेस का, जो कि इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। विटनेसेस सुन्नी कंसीडर करते हैं, शिया लॉ नहीं करता। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शिया सुन्नी क्या है। ये मुस्लिम लॉ के दो स्कूल्स हैं, सुन्नी स्कूल एंड शिया स्कूल्स, और ये दोनों वेरिएंट्स पे चलते रहते हैं, किसी की सोच कुछ है, किसी का कुछ अलग ही सोच है। सुन्नी स्कूल कहता है कि भी जिस टाइम पे आप शादी कर रहे हैं, 2 एडल्ट मेल या 1 मेल और 2 फीमेल्स ऐसे विटनेसेस हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। लेकिन वहीं पे शिया स्कूल कहता है कि हमें शादी के टाइम पे विटनेस नहीं चाहिए, लेकिन हमें डिवोर्स के टाइम पे विटनेस चाहिए। इसका मतलब अगर पार्टीज तलाक लेती है तो शिया कहता है हमें यहाँ पर डिवोर्स के टाइम पे विटनेस की जरूरत है। फिर आ जाता है कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब हम लोग स्टार्टिंग से ये कहते आ रहे हैं कि भी मुस्लिम लॉ सेक्रेमेंट नहीं है, मुस्लिम लॉ कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कहता है कि फ्री विल होना चाहिए, फ्री विल प्लस कंसेंट होना चाहिए आपका। आप अगर है तो फिर ये आपकी शादी जो है वैलिड
स्टेटस होल्ड कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम कह ले कि भी कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए। इसका मतलब पार्टीज की कॉम्पिटेंसी आप कैसे पता लगाएंगे? भाई कॉन्ट्रैक्ट में तो सिंपल आ जाता है कि एडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का गवर्न करता है, जहां पर मेजोरिटी 18 साल की है। और अगर किसी केस में गार्जियन नहीं है, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है, वहां पर 21 साल की मेजोरिटी काउंट होती है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुस्लिम लॉ की। मुस्लिम लॉ में अगर हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, मैरिज, डॉवर, डिवोर्स, तो ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट गवर्न नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे इनका अपना एज ऑफ मेजोरिटी है। प्रिजम्पशन 15 साल तक का माना गया है कि भी बच्चा जो है वो मेजर हो जाता है। और वहीं पे कहा जाता है, जब हम लोग यहाँ पे कंपिटेंसी ऑफ मैरिज की बात करते हैं, तो यहाँ पर एज जो है पबर्टी कहता है, साउंड माइंड कहता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पबर्टी क्या चीज है? हर एक इंसान दो टाइप के ऑर्गन से स्टार्ट होता है, मतलब एक प्राइमरी ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी ऑर्गन होता है। प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिससे वो बॉर्न होता है। इसका मतलब वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, जो ऑर्गन है अगर वो है तो वो प्राइमरी ऑर्गन है। अब क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी ऑर्गन क्या है? टाइम रहते हुए जब आप बढ़ते हैं, जब आप एडोलेसेंट एज में एंटर करते हैं, तो वो पबर्टी का एज आ जाता है। जैसे कि बॉयज के एज में हम बात करें तो मोस्टैच, बियर्ड्स वगैरह आ जाता है। गर्ल्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशंस हो जाते हैं, तो वो सेकेंडरी ऑर्गन है। पबर्टी यहाँ पर उसी फेज को कहते हैं। पबर्टी का मतलब वो एक उम्र जहां आप फिट हैं फॉर योर सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर योर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, क्या माइनर की शादी हो सकती है? गार्जियन कौन होगा? इसको अरेबिक टर्म में जबर के नाम से जाना जाता है। यहां पर माइनर की शादी मना नहीं है, उसी तरीके से हिंदू लॉ भी मना नहीं कर रहा है। हाँ, पनिशमेंट जरूर वहां पर दिया गया है, लेकिन वो शादी जो है एक वैलिड कैटेगरी होल्ड कर जाता है। वैसे वो वॉइडेबल है, लेकिन वॉइडेबल में भी वो आपकी मर्जी है कि आप उसे क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर इधरवाइज वो वैलिड कैटेगरी में ले जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैरिज की, जो कि एक लिस्ट है हमारे पास। जैसे कि अगर हम सुन्नी लॉ की बात करें तो पहले फादर साहब है, फिर ग्रैंड फादर है, फिर आपके पैटर्नल रिलेशन है, मदर है, मैटरनल रिलेशन है, लास्ट में आ जाते हैं आपके पास स्टेट। लेकिन वहीं पे शिया लॉ कहता है कि हम खाली फादर और ग्रैंड फादर को ही जानते हैं, हमारी लिस्ट में बाकी लोगों का नंबर नहीं है। इसका मतलब सुन्नी लॉ में एक लिस्ट 6 लोगों का दे रखा है जो उन बच्चों की शादियां कर सकती है। पर आप कोर्ट जाके गार्जियन अपॉइंट नहीं करवा सकते माइनर के केस में कि सर हमें माइनर की शादी करनी है, उसके लिए आप हमें गार्जियन अलाउ कर दो या अपॉइंट करवा दो। माइनर के लिए अगर आप कोर्ट जाते हैं आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वहीं पे एक अब्दुल अहाद वर्सेस शाह बेगम का केस आया, जहां पे शादी वाली साहब के द्वारा हुआ था, जिसको इनवैलिड एब इनिशियो माना गया। यहाँ पे 14 साल की लड़की थी, जम्मू एंड कश्मीर का केस था। मेजर लड़के के साथ शादी हुई, लड़का घर जवाई बन के रहा। वहां पे जब वो अपने घर जाने के लिए जाने लगा तो उसने अपनी वाइफ को ले जाने की बात करी, लड़की वालों ने मना कर दिया। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस डाल दिया गया। बाद में तो ये प्रूफ हुआ कि शादी ही इनवैलिड है, क्योंकि शादी जो है गार्जियन प्रॉपर के द्वारा नहीं हुई थी। गार्जियन जो थे वो अक्द फजूली थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट ये उठता है कि अक्द फजूली कौन है? अक्द फजूली वो बंदा है जो कि एक अनऑथोराइज पर्सन है, जो आपकी शादी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ऐसी शादी है तो वो इनवैलिड है। मुस्लिम लॉ में हमें कुछ टर्म्स को जान लेना चाहिए। यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर वैलिड है, यहाँ पर इनवैलिड या इररेगुलर टर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब हिंदू लॉ के सेंस में वॉइडेबल है। तीसरा टर्म आता है वॉइड। अब वहीं पे ये जो लिस्ट थी ये सुन्नी लॉ कहता है, शिया खाली कंसिडर करता है या तो शादी वैलिड है या फिर वॉइड है। हम बीच का कुछ नहीं समझते, या तो इस पार या उस पार। अब
यहाँ पे हमने कहा कि अक्द फजूली वाले केस में शादी जो है वो इनवैलिड है, लेकिन अगर पबर्टी बच्चा अटेन कर लेता है और अगर वो उसको रेक्टिफाई करना चाहे तो वो फिर वो रेक्टिफाई उसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जैसे हमने पबर्टी बोला तो एक ऑप्शन ऑफ पबर्टी नाम का भी कंसेप्ट आता है मुस्लिम लॉ में, जैसे जिसको कहरे बुल्लक कहा जाता है, बुलूक कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी शादी 15 से पहले हुई है और आप उसको रेप्यूडेट करना चाहते हैं और 15 होने से पहले पहले आप उसको रेप्यूडेट कर सकते हैं। ओल्ड लॉ जो था ऑप्शन ऑफ पबर्टी के लिए ये था कि अगर आपकी शादी फादर ग्रैंडफादर ने करी है तो जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि ये फ्रॉडुलेंट है तो आपकी शादी रेप्यूडेट नहीं हो सकती थी। लेकिन यहीं पे इसको अमेंड किया गया, चेंज आया, मतलब बाकायदा एक एक्ट आया, सेक्शन 27 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एट 1939 का, जिसमें ये कहा गया अगर शादी 15 साल से पहले होती है और अगर आप उसे रेप्यूडेट करना चाहते हैं तो 18 होने से पहले पहले आप उसे रेप्यूडेट कर देते हैं। यही सेम चीज आपके पास सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 में है। वहां पर वाइफ के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि 18 से पहले अगर उसकी माइनॉरिटी में शादी हुई है, अगर वो रेप्यूडेट करना चाहती है तो 18 होने से पहले पहले रेप्यूडेट कर ले। दोनों में एक चीज और है, हिंदू लॉ कंज्यूमेशन के बारे में कुछ नहीं कहता, वो बॉदर नहीं कर रहा, चाहे वो कंज्यूमेशन हुआ है या नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप अपनी मैरिज को रेप्यूडेट करना चाहते हैं तो आप उसे रेप्यूडेट कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ कहता है कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, जब आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो ये नहीं कि आपने ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी का यूज कर लिया तो आपकी शादी डिसॉल्व हो गई, नहीं, कंफर्मेशन बाय कोर्ट होगा, क्योंकि वैलिड मैरिज को अब आप उसे खारिज कर रहे हैं, उसे वॉइड डिक्लेयर करवाने जा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कोर्ट का असिस्टेंट, कोर्ट की हेल्प लेनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है नो लीगल डिसेबिलिटी। नो लीगल डिसेबिलिटी जो है फर्दर 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड आ जाता है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, रिलेटिव इनकैपेसिटी, प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी और लास्ट कहता है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी जो है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है कॉन्सैंग्यूनिटी, एफिनिटी एंड रिजा। कॉन्सेंग्यूनिटी को कुराबात कहा जाता है, एफिनिटी को मुशर्रत कहा जाता है, वहीं पे जो फोस्ट्रेज है उसे रिजा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो कुराबात है वो मेल्स के लिए ये बेसिकली रखे गए हैं कि भी जो भी मेल है वो अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकता। इसका मतलब अपनी मदर, अपने डॉटर या जो ग्रैंड डॉटर्स है, नीज है, इन लोगों के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ये उसकी बात करता है। सेकंड बात करता है एफिनिटी की, यानी कि आप अपने वाइफ के रिलेशन में शादी नहीं कर सकते। इसका मतलब आप आपकी वाइफ की अगर डॉटर है, वाइफ की डॉटर का मतलब ये नहीं कि भी वो आपकी खुद की डॉटर है, वाइफ की डॉटर का मतलब है कि भी वो बेटी किसी और से है और आपसे अगर इनकी शादी होती है तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते। अगर आपकी स्टेप मदर है तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते। इस तरह से रिलेशनशिप्स यहाँ पे दिए। लास्ट यहाँ पे आता है फॉस्ट्रेज रिजा। इसका मतलब ये है कि अगर जब आप बॉर्न हुए, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो इनकैपेसिटीज की बात करता है, ये बात करता है मेल्स के लिए, यानी कि इनकम्बेंट है मेल्स के ऊपर। अगर जब आप पैदा हुए आपकी अगर अपनी मदर मर गई या अगर वो आपको किसी कारणवश फीड नहीं करा पा रही है, तो जो भी लेडी आपको अगर फीड कराती है 2 साल तक, यानी कि खून का रिश्ता नहीं है लेकिन दूध का रिश्ता है, तो यहां पर आप उनके साथ या उनकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते। ये रिजा इसको कहा जाता है। अब हमने नो लीगल डिसेबिलिटी में एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी को एक बार नजर मार लिया। अब अगर इसका बाई लॉस को बाईपास करके आप चलते हैं तो आपकी शादी वॉइड होगी, एब्सोल्युटली वॉइड। इसका कोई आउटकम नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर लो तो शादी जो है वो वैलिड हो जाएगी। शादी किसी भी तरीके से वैलिड कंसीडर नहीं होगा, शादी वॉइड एब इनिशियो काउंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आ जाता है नो लीगल डिसेबिलिटी का, जो कि बात करता है रिलेटिव इनकैपेसिटी। रिलेटिव के अंदर सबसे पहले आता है आपका अनलॉफुल कंजंक्शन।
साइमल्टेनियसली दो सगी बहनों के साथ शादी ना करना, इसको अनलॉफुल कंजंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब आपकी अपनी बीवी और उसके बाद अपनी साली के साथ। हाँ, ये कहावत एक बहुत पुरानी है कि साली जो है वो आधी घर वाली है, वो बस फैक्चुअल में ही है, रियलिटी में एग्जिस्टेंस का नहीं है। कई कई जगह होता है, दैट इज एन एक्सेप्शन ओवर देयर। यहाँ पे अगर आप अपनी साली के साथ शादी करना चाहते हैं, तो जो आपकी पहली शादी है, यानी कि जो उनकी सिस्टर है, या तो उनकी डेथ हो गई हो या आपने उनको डिवोर्स दे दिया हो, तब आप अपनी साली के साथ शादी कर सकते हैं, तब वो एक वैलिड कैटेगरी होल्ड करता है। सेकंड बात करता है यहाँ पर आपकी पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है मुस्लिम लॉ में पोलीगैमी परमिटेड है, लेकिन यहाँ पर पोलीगैमी का मतलब आता है कि भी आप पांचवी बीवी के साथ शादी नहीं कर सकते। इसका मतलब इन टोटो आपकी शादी 4 ही रहनी चाहिए। अगर आप पांचवी करना चाहते हैं, तो उन चारों में से या तो किसी एक की डेथ हो गई हो या आपने उनको डिवोर्स दे दिया हो, तब आप पांचवी शादी कर सकते हो, लेकिन इन टोटल आपकी शादी 4 ही काउंट होनी चाहिए। तीसरा कहता है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि विटनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। सुन्नी लॉ कहता है कि भी हमें विटनेस चाहिए, शिया कहता है कि भी हमें डिवोर्स में चाहिए, हमें मैरिज के टाइम पे विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ आता है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम मैन है, तो वो मुस्लिम लेडी किसी भी सेक्ट के साथ शादी कर सकता है या किसी किताबिया के साथ कर सकता है। किताबिया वो है जो कि एक रिवील्ड बुक की बात करता है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म है या इस्लाम है। लेकिन ये जो सुन्नी है, ये कहते हैं, शिया कहता है मुस्लिम मेल या मुस्लिम फीमेल कोई भी नॉन मुस्लिम के साथ या किताबिया के साथ शादी नहीं कर सकती। फिर वुमेन अगर इद्दत पीरियड परफॉर्म कर रही है, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट मुस्लिम लॉ में आता है इद्दत को लेकर। बेसिकली इद्दत पीरियड वो पीरियड है जहां पर एक लेडी को सेक्युलरिज्म मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब ये आता है, अगर उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई या उसको डिवोर्स दे दिया गया है, तो जस्ट टू टेक कि भी आप प्रेग्नेंट है या नहीं है और वो बेबी किससे बिलोंग करता है, ताकि वो एक टाइम पीरियड आप बंधे रहेंगे दूसरी शादी ना करने के लिए, तो ये पता चल जाएगा कि बच्चे की पैटर्निटी किसको बिलोंग करती है। इसके लिए इद्दत पीरियड है। इसका मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है आपकी, यानी कि अब आप यहां पर जो है विडो बन चुके हैं, तो विडो के लिए 4 महीने 10 दिन का टाइम है। और अगर आपकी शादी डिवोर्स के द्वारा खत्म होती है, तो आपकी जो है वो 3 ल्यूनर मंथ्स है। इसका मतलब आपको ये पीरियड मेंटेन करना है, इट इज मैंडेटरी। अगर आपका मकसद मेन इसके पीछे इद्दत पीरियड का क्या है, कि ताकि अगर बेबी इन द वॉर्म है, तो उसका पता चल जाए कि भी वो किस वंश का, नहीं किस खानदान का वंश है, ये क्लियर हो जाए, ताकि आप अगर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर वो क्लियर नहीं होगा कि भी वो किसका प्रोडक्ट है। क्योंकि वहीं पे सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट का यही कहता है, चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द मैरिज वो लेजिटिमेट कंसीडर हो जाता है, वो एक अलग कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाता है कि आपका प्रोहिबिटरी डिग्री क्या है। प्रोहिबिटरी डिग्री के अंदर 3 चीजें हमें और कंसीडर करना है। पहला कहता है यहाँ पे, सॉरी 2 चीजें हैं। पहला कहता है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री का मतलब, क्योंकि पोलीगैमी हस्बैंड करता है, पोलीएंड्री गर्ल वाइफ के साइड से, यानी कि यू कैन हैव ओनली वन हस्बैंड, गुड लक और बैड लक। पोलीएंड्री यानी कि आप एक टाइम में एक ही शादी करेंगे, या तो उनकी डेथ हो जाए या उनसे डिवोर्स हो जाए, तो फिर आप ओपन है। अगर आप बाई पास करते हैं, तो फिर 494 आईपीसी के अंदर आपके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि 7 years प्लस फाइन है। और जो ये पनिशमेंट है, ये खाली फीमेल्स के लिए वहां पर आईपीसी में नहीं है, वो एक जनरल लॉ वहां पर दे रखा है कि अगर आपकी पहली शादी रहते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं, यानी कि बाइगैमी जो है, तो उसमें आपकी पनिशमेंट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड ओवर देयर। सेकंड करता है मुस्लिम वुमन जो है, वो अगर नॉन मुस्लिम के साथ शादी करती है, तो यहाँ पर उसको इररेगुलर कहा गया है, इनवैलिड कहा गया है। मैंने जैसे आपसे पहले भी ये कहा था कि अगर इररेगुलर या इनवैलिड की बात करते हैं, तो ये सुन्नी लॉ कहता है, सुन्नी लॉ इनको कंसिडर करता है, या तो शादी वैलिड या वॉइड या इररेगुलर या इनवैलिड होगी। लेकिन शिया लॉ कहता है कि भी सही या फिर वॉइड, ये 2 चीजों को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे हमने पहला जो डिस्कस किया था एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी,
उसमें अगर आपने कॉन्सेंग्युनिटी, एफिनिटी, रिजर्व, फॉस्ट्रेज को अगर आप बाईपास करते हैं तो आपकी शादी वॉइड है। उसके अलावा बाकी जितने भी स्टेप आते हैं, यानी कि आपका रिलेटिव इनकैपेसिटी, प्रोहिबिटरी, डायरेक्टरी, यहाँ पर अगर आप सुन्नी लॉ से बिलोंग करते हैं तो आपकी शादी या तो इनवैलिड है या इररेगुलर है, जो बाद में आप अगर उसको रेक्टिफाई करना चाहें तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप शिया लॉ को बिलोंग करते हैं तो शिया लॉ इनवैलिड, इररेगुलर टाइप के चीजों को नहीं मानता है। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट एक पॉइंट आ जाता है जो कि बात करता है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी की। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर मैरिंग विद अ वुमन एंड सेंट, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है और अगर आप तब शादी करते हैं, इररेगुलर है सुन्नी के मुताबिक, शिया के मुताबिक ये वॉइड है। दूसरा यहाँ पे बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिवोर्स। अब प्रोहिबिशन ऑफ डिवोर्स का मतलब ये आ जाता है जो हमें हलाला वाला कंसेप्ट एक मालूम है, जैसे कि अगर एक मेल की शादी फीमेल के साथ हो रही है, आनाकाई कुछ हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, डिवोर्स तक पहुंच गया, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो जाने के बाद अब नई मोहब्बत जाग गई, अब ये दोनों कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं रह सकते, हमें पैचअप करना चाहिए, यहाँ पर अब प्रोहिबिशन ऑफ डिवोर्स आ जाता है। मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अब आपको एक कंसेप्ट से जाना पड़ेगा जहां पे जो डिवोर्स्ड वाइफ है उनको रीमैरिज करना पड़ेगा। रीमैरिज से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप छूट गया यहाँ, जैसे कि मैंने ये कहा कि शादी है, शादी डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद लेडी इद्दत पीरियड परफॉर्म करने चली गई, वो इद्दत पीरियड उसका चल रहा है, वहीं पे दोनों का सुलहनामा चल रहा है, दोनों की मोहब्बत फिर जाग गई। यहाँ पर जो वाइफ है उसको रीमैरिज करना पड़ेगा किसी XYZ के साथ, यानी कि थर्ड फेलो के साथ। वहां पे शादी होती है, एक्चुअल कंज्यूमेशन होता है। एक्चुअल कंज्यूमेशन के बाद या तो हस्बैंड की डेथ है या फिर डिवोर्स है। डिवोर्स या डेथ, फिर वही 4 महीने 10 दिन 3 ल्यूनर मंथ्स, उसका इद्दत पीरियड वो परफॉर्म करेगी। उसके बाद वहां से जब कट ऑफ हुआ इद्दत पीरियड हो जाने के बाद, वो क्योंकि इररेवोकेबल हो जाएगा मैरिज, अब आप वापस रिवर्ट कर सकते हो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ। अब कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंसेप्ट सुन के हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक वाइफ के लिए पनिशमेंट है, क्योंकि रीमैरिज करना, कंज्यूमेशन करना, ये तो वाइफ के ऊपर पनिशमेंट है। लेकिन नहीं माय डियर्स, ये पनिशमेंट जो है दोनों के लिए है। दोनों के लिए कैसे? कुरान में गुस्सा को हलाल कहा गया है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना कहा गया है। अब यहां पर मैं आपको समझाती हूं कैसे। लड़की वाकई में एक दिन का कंज्यूमेशन करके आ रही है, वो जो लॉ कह रहा है आपने उसको पूरा कर लिया, लेकिन मेल ईगो हर्ट होता है वहां, जहां आप जब भी उसको देखोगे आपको वो रात याद आएगी जहां वो आपके लिए कहीं और बिता कर आ रही है। तो यहाँ पे मेल जो है वो ज्यादा हर्ट होता है। फीमेल ठीक है, आपका बॉडीली हर्ट हो रहा है, लेकिन मेल का जो है वो तन बदन में आग लगती है। तो इसीलिए कहा गया, ये जनरल है कि भी खाली मुस्लिम लॉ के लिए नहीं, ये हम सब के लिए भी है कि हमें अपने गुस्से पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा काबू पाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको खा जाएगा। तो हम ऐसी लाइफ क्यों स्पेंड करें। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब जो हज करने जाते हैं उसकी बात करता है। यहाँ पर शिया वॉइड कहता है, शफाई मलकी हनबली जो कि सुन्नी लॉ के सब स्कूल्स हैं इनको इररेगुलर कहता है, हनाफी स्कूल इसको लीगल कहा जाता है। वहीं पे अब आ जाता है मैरिज विद अ सिक मैन। आपने शादी एक बीमार इंसान के साथ करी, इनवैलिड है। लेकिन अगर आपकी शादी हस्बैंड के ठीक हो जाने के बाद कंज्यूमेट हो जाती है तो वही शादी जो है वैलिड मैरिज में कंसीडर किया जाएगा। होप सो कि भी मैंने आपको मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो मैरिज का एक कंसेप्ट था एसेंशियल्स को, उसको आपको समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। अगर किसी के पास किसी तरीके का कोई भी कमेंट हो या कोई भी और चीज का डिस्कशन चाहता हो, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। थैंक यू।